तो बच्चों आज के क्लास में हम यहाँ पे फिजिक्स क्लास 12 का जो सेकंड पेपर है उसका दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत ही शानदार है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे जो भी इसके सूत्र बनेंगे उसको सबसे पहले देखेंगे, जहाँ से कि आप लोगों का जब बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा तब ऐसे में आप लोग बहुत आसानी से इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लेसन लिया हुआ है व्यतिकरण, ठीक है, इंटरफेरेंस। इसमें हम लोग जानते हैं कि कुछ पट्टिकाएं होती हैं जिनको फ्रिंजे कहते हैं। यहाँ दोस्तों पट्टिकाओं की स्थिति ज्ञात करना होता है, इन पट्टिकाओं की चौड़ाई ज्ञात करना होता है, या एक और भी बात इसमें आ जाती है कि जो पर्दा आपका यहाँ पे रखा हुआ होता है जिस पर ये फ्रिंजे बनती हैं उसकी डिस्टेंस हमसे पूछा जाता है। ठीक है, या ऐसे भी कह दिया जाता है कि पांचवें फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी या पांचवें फ्रिंज की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिंजें बनती हैं वो आपकी दो किस्म की बनती हैं। एक बनता है आपका यहाँ पे दीप्त यानी प्रकाशित फ्रिंज बनती है, एक आपका डार्क वाला बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल ये सेम ऐसे ही यहाँ पे पट्टिकाएं बनती हैं जिनको फ्रिंजे कहा जाता है। तो इन फ्रिंजों से संबंधित हम यहाँ पे देखेंगे। पहले सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे इसका जो चित्र होता है कैसे होता है, कैसे इसमें दूरियों को हम समझते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों तो इन सूत्रों की मदद से, जो कि मैंने सभी सूत्र इस लेसन के यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि फ्रिंजों से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो आयाम से संबंधित है उसके लिए हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, जो फ्रिंजों से संबंधित हैं ऐसे सभी सूत्र हमने यहाँ पे नोट किया है। इन सूत्रों की मदद से हम लोग इसमें का कोई भी सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे दो छिद्र होते हैं, हम लोग जानते हैं। एक छिद्र S1 होता है, एक आपका S2 होता है। इनको कहा जाता है स्लिट। ठीक है, चूंकि आपसे कहेगा कि स्लिटों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना, तो इनको कहा जाता है स्लिट। तो इन दोनों छिद्रों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है स्मॉल d, इससे दर्शाया जाता है। अब आप देखिए इसी के सामने यहाँ पे एक पर्दा रखा गया है जिस पर हमें ये पट्टिकाएं लेना होता है। तो इस पर्दे के तथा इन स्लिटों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। तो बात को पकड़ना आप लोग, इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं, इसको दोस्तों दर्शाते हैं किससे, स्मॉल डी से। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसके बीचों बीच वाले पॉइंट से जब हम आगे चलते हैं इस पर्दे पे एक लाइन यानी कि एक अक्ष खींचते हैं तो यहाँ पे जो फ्रिंज आपकी बनती है वह सदैव दीप्त फ्रिंज होती है। ठीक है, कैसी होती है, दीप्त फ्रिंज होती है जो कि यहाँ पे जो बनती है वो। ठीक है, और ये कहलाती है केंद्रीय फ्रिंज। इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो सवाल का जो मेन बेसिक है वो बात आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो फ्रिंज बनती है आपकी वो सदैव दीप्त फ्रिंज बनती है यानी कि प्रकाशित फ्रिंज यहाँ पे बनती है। और दूसरी बात यह है कि इसी को कहा जाता है केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है, अब देखिए इसके उस साइड में, इसके इस साइड में क्या होगा, अदीप्त अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। वैसे अल्टरनेट यहाँ पे दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, ऐसे यहाँ पे फ्रिंजें बनती चली जाएंगी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके जो सूत्र हैं उसको देख लेते हैं जिसकी मदद से इनके सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात आप यहाँ समझिए, पथांतर आपसे पूछा जाता है। तो पथांतर क्या चीज़ होता है उसको आप समझ लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे S1 से जब प्रकाश किरण आपकी चलती है तो पर्दे P1 तक पहुँचती है, वैसे S2 से चलती है तो पर्दे तक पहुँचती है। तो जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलती हैं इस पर्दे पे वहीं बनती है क्या चीज़, ये पट्टिकाएँ वहीं पे बनती हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है S1P और जो ये डिस्टेंस है S2P, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, कितना है, हम जब यहाँ से लंब डालेंगे तो यहाँ जो बिंदु A मिलेगा यहाँ से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो समान है। तो यहाँ से देखिए इतना जो डिस्टेंस आपकी बनी S2A यही कहलाता है पथांतर, मीन्स पथों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पथांतर का सूत्र कैसे निकालेंगे हम। यहाँ देखिए पथांतर S2A इक्वल XD/D। ठीक है, जब भी आपसे पथांतर पूछेगा हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए आपसे पूछा दीप्त फ्रिंज। ठीक है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति पूछेगा। जब भी आपसे दीप्त फ्रिंज की स्थिति पूछेगा तब आप ये वाला सूत्र अप्लाई कीजिएगा।
ठीक है, जिसमें यम क्या चीज़ है, देखिए डी आपका जो है ये है स्मॉल डी, ये वाला है। लेमडा क्या चीज़ है, लेमडा दोस्तों चूंकि यहाँ से प्रकाश आपका आपतित होगा तो प्रकाश की वेवलेंथ है लेमडा। अब यम बचता है आपका, यम क्या चीज़ है, यम आपका जो है वह केंद्रीय फ्रिंज से इसे यानी कि जो बनने वाली दीप्त फ्रिंज है उसकी स्थिति है। मतलब जैसे यहाँ पे कह दिया 5वीं फ्रिंज है, ठीक है, 6वीं फ्रिंज है, 7वीं फ्रिंज है, तो यम का मान जो कहेगा जौन सी फ्रिंज हम यम का मान वही लेके चलेंगे। वैसे यहाँ पे आपसे अदीप्त फ्रिंज कह दिया तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालने के लिए हमारे पास ये वाला सूत्र है। इसमें आपका डिफरेंस क्या चीज़ है, यम -1/2 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे दीप्त फ्रिंज निकालना होगा तो यम का मान हम क्या क्या लेके चलेंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब जब यम का मान हम 0 रखेंगे तब क्या मिलेगा, जो हमें यहाँ पे मान मिलेगा वो आपका दीप्त फ्रिंज होगा। जब 1 लिखेंगे तो भी हमें पहली वाली दीप्त फ्रिंज मिलेगी, जब हम 2 लिखेंगे तो हमें सेकेंड वाली दीप्त फ्रिंज मिलेगी। ऐसे यहाँ पे जो आपका ये वाला दिया गया है इसमें हम क्या काम करते हैं, यम के स्थान पे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हम लेके चलते हैं। देखिए दीप्त फ्रिंज के लिए हम 0 से लेके चलेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए हम 1 2 3 से लेके चलेंगे। मतलब जब 1 रखेंगे तो हमें जो मिलेगा वो पहले वाली अदीप्त फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, जो फ्रिंजें आपकी बनेंगी इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या बनेगी उसको निकालने के लिए ये वाला सूत्र आपका अवेलेबल है, W = d λ/d। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फ्रिंजें आपकी बनेंगी, जो पट्टिकाएं बनेंगी वो कितना चौड़ी हैं उस चीज़ को निकालने के लिए ये हमारे पास सूत्र है। अगला आता है कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई ये क्या चीज़ है, ये दोस्तों आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से मिला देते हैं इसको, ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा यही आपका क्या होता है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई होता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास ये सूत्र है, थीटा = λ/d। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल हमारे बनेंगे इस सूत्र की सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए 8वां क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल का है, ठीक है, मतलब आंकिक प्रश्न का 8वां क्वेश्चन है, हमने लिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कहा गया कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, ठीक है, स्लिटों के बीच की दूरी। तो सबसे पहले आप लोगों को सवाल सॉल्व करने के लिए जो भी आवश्यक अवयव होते हैं जैसे कि स्मॉल डी, कैपिटल डी, लेमडा, W, ठीक है ना, पहले इसको आपको निकालना होता है कि क्या चीज़ दिया गया है। तो आपसे कहा गया स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिट कहाँ पे है, S1 है, S2, ये क्या है, स्लिट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। तो आपसे कहा गया है इसमें कि स्लिटों के बीच की दूरी जो है वो दी गई है 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या कहा गया है, स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिए, स्लिट यहाँ पे है, पर्दा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल D से दर्शाते हैं। तो कैपिटल D का मान आपके पास दिया गया है यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, कैपिटल D का मान दिया गया। आगे क्या दिया गया, फ्रिंज चौड़ाई 2.1। ध्यान दीजिए, फ्रिंज चौड़ाई मतलब जो ये पट्टिका बनेगी इसकी चौड़ाई जो हमने अभी आपको बताया कि W से दर्शाते हैं। ठीक है, तो W का मान आपके पास यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, इतना दिया गया है। आगे आपसे क्या कहा गया, कहा गया है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मीन्स लेमडा आपको यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इसमें, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ये आपका संबंध है, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल d है, कैपिटल D है, W है, लेमडा है, इन सभी में क्या कोई संबंध वाला हमारे पास सूत्र मौजूद है। तो आप देखेंगे तो जो फ्रिंज चौड़ाई वाला है ये वाला, इसमें ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए कैपिटल D है, उसके बाद स्मॉल d है, W भी है, लेमडा भी है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से यही वाला सूत्र इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए हमें क्या निकालना, हमें लेमडा निकालना है। तो हम इस सूत्र को हल्का से मॉडिफाई कर लेंगे, इससे यहाँ गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा W × स्मॉल d। ये हो गया क्या चीज़, कैपिटल D × लेमडा। तो लेमडा = क्या मिलेगा, W × d बटे में आ गया कैपिटल D।
अब ये सभी वैल्यू आप यहाँ पुट करके काट देंगे तो आपका मान निकलेगा। तो देखिए W का मान कितना दिया गया है 2.1 स्मॉल d का मान क्या दिया गया है 10⁻³ बटे में कैपिटल D का मान क्या दिया है 3 दिया है। तो आप लोग यहाँ से काटेंगे तो 3 करने 3 सते 21 0.7 आपका कटने के बाद आएगा। तो लेमडा इक्वल 0.7 इंटू 10 घाते आप देखेंगे तो 3 चूंकि हम लोग जानते हैं गुणा में घाते जुड़ती हैं तो ये हो गया -6। हम क्या काम करते हैं ये जो पॉइंट है पॉइंट को हम इसमें जोड़ देते हैं तो 7.0 इंटू 10⁻⁷ आ गया। ठीक है, अभी देखिए ये लेमडा का मान है तो हम लोग जानते हैं कि लेमडा को ज़्यादातर प्रदर्शित किया जाता है एंगस्ट्राम में। ठीक है, लेकिन लेमडा की इकाई जो होती है मीटर भी होती है उसके बाद एंगस्ट्राम भी होता है, लेकिन ज़्यादातर एंगस्ट्राम में इसको दर्शाया जाता है। तो आप इसको एंगस्ट्राम में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे ध्यान दीजिए। इसके लिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं देखिए लेमडा इज इक्वल ये हो गया आपका 7.0। हम क्या काम करते हैं इसी में 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, मतलब 10 घाते यानी कि 1000 से गुणा करते हैं 1000 से भाग करते हैं। तो लेमडा इक्वल देखिए भाग यहाँ पे गुणा वाला इस साइड में आ जाएगा तो ये बना देगा 7000 और जो ये वाला है इसको हम अंश पे ले जाएंगे तो ये बना देगा 10⁻⁻10 तो ये हो गया मीटर। अब हम लोग जानते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर इक्वल होता है 1 एंगस्ट्राम। तो लेमडा इक्वल आपका हो गया 7000 एंगस्ट्राम। ठीक है, तो लेमडा का मान जो आना था यहाँ पे वो आया है 7000 एंगस्ट्राम। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। फ्रिंजों से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।